Good evening dear students, welcome to YouTube channel SSS1008। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने पहले 2 दिन वाली वीडियोस देख ली होंगी। आपका बहुत सारा प्यार और स्नेह मिला, उसके लिए आपका धन्यवाद है। जैव प्रक्रम के हम तीसरे टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र जिस तरह से हमने देखा कल कि रक्त को शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाना पड़ता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उसी तरह से रक्त के शुद्धिकरण के लिए किडनी में जाना पड़ता है। उसमें से अमोनिया जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो उसी विषय पर हम आज बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मनुष्य के अंदर 2 जोड़े वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, उससे बना हुआ है। आइए एक बार हम संरचना के ऊपर नज़र डालते हैं। किडनी जो होती है मानव शरीर के अंदर बीन शेप्ड होती है और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ नीचे की ओर होती है। ये किडनी यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के लिए यूरेटर से कनेक्टेड होती हैं, दोनों तरफ से यूरेटर, जिसको हम मूत्रवाहिनी बोलते हैं। यूरेटर भी हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुलती हैं। यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम हिंदी में मूत्राशय भी कहते हैं। अब कल हमने महाधमनी और महाशिराओं के बारे में देखा था। महाधमनी जो शरीर के अंदर शुद्ध रक्त भेजती हैं और महाशिराएं जो कि अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती हैं। तो यहाँ पर भी रक्त महाधमनियों के द्वारा, महाधमनी के द्वारा और महाशिरा के द्वारा किडनी के अंदर आता है और जाता है। इस प्रकार की संरचना होती है। ये महाधमनी है, और ये महाशिरा है।
थोड़ा सा इसको हम यूं करके देख लेते हैं। महाधमनी के अंदर से जो शिराएं किडनी के अंदर प्रवेश कर रही हैं उसको वृक्क धमनी कहते हैं। वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी। और जो शिराएं महाशिरा से किडनी के अंदर प्रवेश करती हैं उसको हम वृक्क शिरा बोलेंगे। वृक्क शिरा यानी कि रीनल वेन्स। ये आप देख रहे हो जो बीन शेप्ड, ये हमारी वृक्क है यानी किडनी है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है वो दो वृक्क यानी एक जोड़ा वृक्क और मूत्रवाहिनी जो कि मूत्राशय के अंदर प्रवेश करती हैं और यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये हम देखते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र का संरचना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर केवल मानव उत्सर्जन तंत्र के ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको इसकी संरचना बना करके इसके बारे में व्याख्या करके उसके बाद इसकी हमें जो मूल इकाई है वृकाणु यानी नेफ्रॉन उसके बारे में भी हम बताएं। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है जो उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई वृकाणु है, नेफ्रॉन है, केवल उसके ऊपर भी आ सकता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को करने में समर्थ होंगे। अब सवाल ये है कि जब ब्लड वृक्क के अंदर आता है तो फिर यहाँ पर फिल्ट्रेशन कैसे होता है। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फिल्ट्रेशन कैसे होगा। इससे पहले हम 2 लाइनें यहाँ पर लिख लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर देंगे ताकि आपका समय ख़राब ना हो। तो आइए अब हम 1-2 लाइनें इसके बारे में लिख भी लेते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ा वृक्क किडनी जिसको हम बोलते हैं, मूत्रवाहिनी मूत्राशय
एवं मूत्र मार्ग से बना हुआ है। तो ये उत्सर्जन के तंत्र के बारे में हम जब संरचना बना देंगे तो ये 2 लाइनें हम लिख भी देंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर एक जोड़ा वृक्क मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से बना हुआ है। ये डायग्राम के अंदर आपने दिखा भी दिया और इसके बारे में लिख भी दिया। अब हम बात कर रहे थे कि जो रक्त किडनी के अंदर आया है फिल्ट्रेशन के लिए, तो वो प्रोसेस कैसे होता है, आइए उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रॉन यानी वृकाणु, ये किडनी की मूल क्रियात्मक इकाई है। एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम एक बार देख लेते हैं ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से दिमाग के अंदर क्लैरिटी हो पाए। इसके अंदर एक कप के आकार की संरचना होती है जिसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। और ये बोमेन कैप्सूल इस तरह से वृक्क नलिका का गुच्छ इससे स्टार्ट होकर इस तरह से यहाँ थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसको हमें जहाँ पर पतला हो गया है हेयर पिन की साइज की तरह, उसको हम हेनले लूप बोलते हैं। और ये कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर संग्राहक नलिका के अंदर खुलता है। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड की धमनिकाएं हैं वो आती हैं। जो धमनिका अंदर आती है उसको अभिवाही धमनिका बोलते हैं, जिसको एफरेंट आर्ट्रियोल भी बोल सकते हैं। और ये धमनिका अंदर आने के बाद यहाँ पर एक गुच्छ होता है जिसको हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस या केशिका
गुच्छ बोमेन कैप्सूल के अंदर बोमेन कैप्सूल के अंदर ये बोमेन कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ होता है जहां पर रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, यानी यहां पर रक्त का निस्यंदन होता है। तो रक्त का निस्यंदन होने के बाद उसमें से जब नाइट्रोजनस वेस्ट इस नलिका में चले जाते हैं इस तरह से, और ये कलेक्टिंग ट्यूब है जिसके अंदर संग्राहिका नलिका मूत्र इकट्ठा होता है, जिसके थ्रू निकलता है। और जो ये पिन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम हैनले लूप बोलते हैं। हैनले लूप, हिंदी में भी आप हैनले लूप ही लिखेंगे। जब ये अभिवाहिका धमनिका अंदर एंटर करती है और केशिका गुच्छ में निस्यंदन होता है, यानी फिल्ट्रेशन होता है, यानी छनता है रक्त एक प्रकार से, ये मान लीजिए। तो इसमें से छनने के बाद यहाँ से एक धमनिका निकलती है जिसको अपवाही धमनिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका एफरेंट आर्ट्रियोल। देखो बच्चों, इसके बाद ये अपवाही धमनिका इस जो यहां से ये ट्यूब्यूल आ रहे हैं इसके चारों ओर फैल जाती है। इसका अभी हम आपको कार्य बताएंगे। ये इसके चारों ओर फैल जाती है अपवाही धमनिका, इसके अंदर रक्त बह रहा है। और अब हम इसको एक बार अच्छे से फिर से समझते हैं। देखिए, नेफ्रॉन के अंदर, वृकाणु के अंदर बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर केशिका गुच्छ होता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पर रक्त शुद्ध होने के लिए, यानी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, जो वर्जित हैं उनको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर आता है। यहाँ पर निस्यंदन होता है। निस्यंदन के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो इस ट्यूब के अंदर से निकलता है। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो इस ट्यूब के अंदर से बाहर निकलने के लिए ये रास्ता है, और ये
यहाँ से रक्त शुद्ध होकर के अपवाही धमनिका के अंदर चल पड़ता है। अब यही अपवाहित धमनिका जो है इसके अंदर से ये इस तरह से चलता है। यहाँ पर काउंटर मैकेनिज्म होता है और जो ये कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल है इसके अंदर जब यहाँ से ये मूत्र छन करके आता है, इसके अंदर ज़रूरी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल ये भी होते हैं। तो ये जो पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी है इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो 10th के लेवल का नहीं है, वो +2 लेवल का +2 लेवल के पॉइंट्स हैं, इसलिए हम ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो वृक्क नलिका है इसमें दोबारा से पुनर्अवशोषण होता है। किसका पुनर्अवशोषण? जो फालतू का जल चला गया या फिर अमीनो अम्ल चले गए या फिर ग्लूकोज चला गया, तो उन्हीं पदार्थों का वापिस ये जो वृक्क नलिका है एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर, जो ये अपवाही धमनिका चल रही है उसके अंदर डाल देती है और बाकी का जो वेस्ट बचता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक अम्ल, वो सभी मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये इसकी कार्यविधि है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है और ऐसे ऐसे एक वृक्क के अंदर 10 लाख इकाइयाँ होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना जटिल जो है प्रोसेस इसके अंदर चलता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा, आप डायग्राम का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक बात हम आपको बता दें इस डायग्राम के अंदर, इसको याद रखने के लिए, कि जैसे बोमेन कैप्सूल है तो ये जो संरचना है आपको बो की तरह लग रही है, ठीक है ना। तो बो की तरह लग रही है इसलिए बोमेन कैप्सूल आपको यहाँ से याद रहेगा। मुख्य संरचना है ये सबसे। इसी के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, यानी ग्लोमेरुलस याद ना रहे तो आप गुच्छ लिख सकते हैं, केशिका गुच्छ। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना बेटा कि केशिका गुच्छ लिखेंगे, कोशिका गुच्छ नहीं। केशिका कैपिलरी होती है, पतली पतली, और कोशिका सेल होती है। तो उसके अंदर भी यहाँ पर डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ये केशिका है, कैपिलरीज हैं, ये पतली पतली नलिकाएं हैं। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जैसे कि दूसरी बात है, अभिवाही धमनिका और दूसरी अपवाही धमनिका, यानी कि देखिए वैसे तो ये ऊपर से नीचे से कहीं से भी जा सकती है, वो नहीं, लेकिन वैसे आपकी याददाश्त के लिए आप यहाँ पर ट्रिक सा थोड़ा सा आजमाइश कर सकते हैं। अपवाही ऊपर जा रही है, ये ऊपर से इस तरह से धमनिका, और इसके चारों तरफ लपेटे खाती है ये। हेनले लूप, हेयर पिन के आकार की, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको डायग्राम को याद रखने में हेल्प करेंगी। तो आइए इसके बारे में हम अब थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। देखो बेटा, जो भी आप डायग्राम के अंदर बनाते जाते हो वही आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो।
उसमें रट्टा मारने की कोशिश मत करना। जैसे कि हमने इस डायग्राम के अंदर देखा था कि प्रत्येक वृक्क, यानी 2 वृक्क हैं हमारे, तो प्रत्येक वृक्क में नलिकाकार संरचना जिसे वृकाणु कहते हैं। वृकाणु कहते हैं। आपने अभी डायग्राम के अंदर देखा था कि नली का आकार, नली के आकार की होती हैं सारी संरचना उसके अंदर, तो नली का आकार संरचना उसको हम वृकाणु कहते हैं, जो क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई यानी यूनिट, क्रियात्मक यानी फंक्शनल यूनिट, सारा का सारा जो काम करती है वो वृकाणु ही करता है, यानी नेफ्रॉन ही करता है। तो प्रत्येक वृक्क के अंदर नलिका आकार संरचना जिसे वृकाणु कहते हैं, जो क्रियात्मक इकाई है। वृकाणु के 2 भाग हैं। वृकाणु के मुख्यतः 2 भाग हैं। एक तो है ग्लोमेरुलस, यानी केशिका गुच्छा। आपको बताया था अभी गुच्छा सा होता है, तो केशिका गुच्छ। और दूसरा है वृक्क नलिका, जो उसमें से नलिका निकलती है। अभी दिखाया गया था जैसे बोमेन कैप्सूल था ये, और ये जो यहाँ से नलिका निकल रही थी, फिर यही इस तरह से जा रही थी। तो इसके अंदर जो ये गुच्छा है, ये केशिका गुच्छ है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, और अपनी लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपने नोट कर लिया होगा। जो बच्चे साथ के साथ नोट कर रहे हैं वो साथ के साथ भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ पीडीएफ अवेलेबल हैं, और साथ के साथ नोट करेंगे तो भी प्रैक्टिस होती रहेगी, वो भी अच्छा है। और कहीं पर करेक्शन करनी है तो बाद में पीडीएफ से भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स का चलना भी साथ के साथ अति आवश्यक है, उनका भी अपना काम है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी लिखने की, तो साथ के साथ आप लिखते भी रहें। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण में मूत्र निर्माण में तीन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं।
मूत्र निर्माण के अंदर कितनी प्रक्रियाएं हम यहाँ पर जिक्र करेंगे? तीन प्रक्रियाओं का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला है गुच्छीय निस्यंदन। तो मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ग्लोमेरुलस, उसके द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। निस्यंदन होता है। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, छानना, यहां से रक्त छनता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हम यहां पर करेंगे वो ये है, ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे चरण में जाते हैं। जो कि पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण। नाइन्टी नाइन प्रतिशत निस्यंद जो फिल्ट्रेट आया है उसको वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। उसके अंदर आपको बताया गया था डायग्राम जब हम बता रहे थे और उसकी कार्यविधि बता रहे थे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह ज़रूरी पदार्थ होते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है। और तीसरा है स्त्रावण। नलिका आकार कोशिकाएं, यहां पर केशिकाएं नहीं है, ये कोशिकाएं हैं। नलिका आकार कोशिकाएं निस्यंद में से अमोनिया जैसे पदार्थों को
स्रावित नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में से अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित कर देती हैं मूत्र के द्वारा। तो इतना लिखने के बाद आपका ये जो क्वेश्चन है आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर दोनों डायग्राम्स और दोनों की कार्यविधि और दोनों की संरचना कंप्लीट जो है आपको कैप्सूल दे दिया गया है और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से अपने टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का समय नज़दीक है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, कंसेप्ट को दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी से समझ करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें ताकि हरियाणा के हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर पाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।